नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या किसी को पद्म पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि वो आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी और देश को बांटने वाला कह चुकी हो? क्या इसलिए दिया जाता है कि पुरस्कार मिल जाने के बाद भारत की आजादी और उसके लिए बलिदान देने वाले असंख्य शहीदों का अपमान करे? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। कंगना ने यह बात टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में कही। वहां पर सूट बूट में आए कई लोगों ने इस बात पर तालियां भी बजाई। आजादी के इन जानकारों को ताली बजाते हुए आप YouTube में देख सकते हैं, वहां वीडियो होगा ही। इन्हीं सूट बूट वालों को सरकार के खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए कह दीजिए, ताली नहीं बजेगी, हाथ जम जाएंगे। कंगना रनौत की इस बात की निंदा से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह की बात पहले भी अलग अलग रूपों में कही जा चुकी है। कंगना ने ही पहली बार नहीं कही। कई साल से अलग अलग माध्यमों से इस तरह की बातें जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक पर ऐसी सामग्रियों की भरमार है जिनमें लतीफों और भद्दी गालियों का सहारा लिया जाता है और आजादी के आंदोलन को नकारा जाता है। इस तरह गांधी और नेहरू को एक तरफ खड़ा किया जाता है, उसमें से सरदार पटेल को कुछ और अलग किया जाता है। बहुत चालाकी से सरदार पटेल को अलग कर ट्विटर पर और राजनीति में गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तरह तरह की दलीलों से लोगों के दिमाग में भूसा और नफरत भरा जाता है कि असली आजादी नहीं मिली। यह काम राजनीति के हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऐसा करने वालों को पता है कि लोगों के भीतर कुछ नफरती पूर्वाग्रह होते हैं, विचार होते हैं, कम जानकारियां होती हैं उनके पास। उनके भीतर तरह तरह के नए पूर्वाग्रह और नई जानकारियों के नाम पर झूठ खेल दिए जाते हैं। इस तरह से करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया जाता है ऐसी बातों पर ताली बजाने के लिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त कंगना रनौत का बयान पहले से समाज में पहुंचाए जा चुके अनेक बयानों को मंच देने भर के जैसा था। जो बातें अंदर अंदर पहुंचाई जा चुकी हैं, उसके औपचारिक रूप दिए जाने का परीक्षण अब शुरू हो चुका है। यही वो बातें हैं जिन्हें आप चर्चा योग्य नहीं मानते, जवाब देने लायक नहीं मानते। आपके ऐसा मानने या नहीं मानने से अलग यह प्रक्रिया चलती चली जा रही है। इस तरह की दलीलें हमें पहले भी कई बार सुनने को मिली हैं, खासकर जब हम महंगाई के सपोर्टर सीरीज के लिए महंगाई के सपोर्टरों की दलीलें सुनते हैं। यही सब बातें निकल कर आती हैं कि आजादी अब मिली है, अब आजाद है। इस आजादी को धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के नाम पर लोगों के बीच घुसाया जा रहा है, ताकि इसके बाद 1947 से पहले की आजादी और उसके शानदार संघर्षों को अपमानित कर पीछे धकेला जा सके। महंगाई के सपोर्टर कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, बल्कि इसी राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं, जो केवल न्यूज चैनल के कार्यक्रम में नहीं मिलते हैं, बल्कि सड़क, चौराहों और चाय की दुकानों पर भी मिलते हैं। आगरा में नसीम को भी कुछ मिल गए। अरे महंगाई के चक्कर में तो मैंने चाय पीना ही छोड़ दी। महंगाई क्या, तेल वेल सारे लोग कांग्रेस की और पिछली सरकारों में महंगाई नहीं थी। आज कम से कम हमारा देश आजाद है और आजाद तो पहले भी था। सेना कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ये देखिए आप। आजाद पहले भी था, अब भी है। देश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। हमारी सेना कितनी जरूरी, पहले भी मजबूत है। हमारी सेना के पास आधुनिक हथियार आ चुके हैं। सरकार में ये फायदा है कि हमें हिंदू धर्म के अनुसार हमें हिंदू की मान्यता बहुत अच्छी मिलती है, हमें ये बढ़िया है। इससे पहले हिंदू का खतरे बता दे, बताओ। अरे वो ठीक है, पर फिर भी खतरे में इससे पहले बताओ। क्यों? आप देखो, आप फिर भी हमारी सुरक्षा महसूस करते नहीं थे पहले। अब भी होने को तो फिर भी सुरक्षा महसूस नहीं करता था भाई साहब। 4.5 किलोमीटर चीन डाल की दिया। भाई साहब फिर भी सुरक्षा महसूस नहीं करता था, आज वो सुरक्षा महसूस करता अपने आप को। 4.5 किलोमीटर अंदर लगा दिया है। हमारी हिंदुस्तान की सेना ने चीन को पीछे खदेड़ दिया है। आज हमारे पास इतने आधुनिक हथियार हैं। चीन की उंगलियां दबाता है तो नीचे हिंदुस्तान का आग उठाने का 4.5 किलोमीटर 4.5 तो मुखार मारी है। सरकारों में साधु संतों की हत्या नहीं होती थी, इस सरकार में साधु संतों की हत्या हो रही है। मुझे तो लग रहा है अभी खतरे में हिंदू। अब आपको समझ आ सकता है कि कंगना रनौत ने जो कहा वो बात किस तरह से आम कर दी गई है। यह केवल अपमान नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आजादी भीख में मिली और 2014 में असली आजादी मिली। हमें देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और जो कह रहा है वो बात क्या कोई अकेले में कही गई बात है या कई बातों के सिलसिले में कही गई बात है। तब आपको समझ आ जाएगा कि आपकी सहमति और भागीदारी से भारत को कहां पहुंचाया जा रहा है। यह काम बहुत चालाकी से हो रहा है और खुलेआम।
धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के नाम पर तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहते कहते लोग इस तरह भ्रम में आ ही जाएंगे कि धार्मिक आचार व्यवहार 2014 के पहले संभव नहीं था, अब आजादी मिली है। 1857 से 1947 के बीच असंख्य आम भारतीयों ने इसके लिए कुर्बानी दी, जान दी और जेल गए। 1857 की क्रांति के बाद इसी दिल्ली में और कई जगहों पर कई हजार लोगों को पेड़ से बांधकर तोपों से उड़ा दिया गया और मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। जिस दिल्ली में कंगना रनौत ने कहा कि आजादी भीख में मिली थी। हम सावरकर की माफी का जिक्र कर आज के कार्यक्रम के मेयार को छोटा नहीं करना चाहते। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए बताए गए मौलिक कर्तव्यों में इसे शामिल किया गया है और अनुच्छेद 51A में लिखा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। संविधान का कहना है कि नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि हम उन उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। यहां तो हम हृदय से निकालकर फेंके जाने का दृश्य हर दिन देखे जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में झांसी की रानी के किरदार पर बनी फिल्म में अभिनय के लिए कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति ने दिया, जो इस देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कंगना रनौत कला से कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार देते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यह भी बताने की जरूरत नहीं कि यह दोनों पद उस संविधान से निकले हैं जो आजादी की लड़ाई से निकला है। संविधान से आप इन पदों को और इनके फैसलों को अलग नहीं कर सकते, ना ही यहां बैठे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को अलग कर सकते। फिल्म अभिनेत्री को पता ही होगा कि रानी झांसी ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए शहादत दी थी। इसी विवादित इंटरव्यू में कंगना झांसी की रानी की तारीफ भी करती हैं, लेकिन इस तारीफ के बदले इसका लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आजादी को भीख में मिली बता दिया जाए और कह दें कि असली आजादी 2014 में मिली थी। आप व्यक्ति और बयान दोनों को इस राजनीतिक समर्थन से अलग नहीं कर सकते हैं। यह समर्थन ना होता तो किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता, ना ही ऐसे शख्स को जो अदालत में तब हाजिर होती हैं जब गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की फटकार मिलती है, जिनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सरकार ने दिया तो कुछ सोच कर दिया होगा ताकि वो जो बोल रही हैं बोलती रहें, आराम से बोलती रहें कि आजादी भीख में मिली थी और 2014 में असली आजादी मिली थी। उसी दिल्ली में जहां यह पद्म पुरस्कार दिया गया, वहां से थोड़ी दूर पर एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कंगना रनौत कहती हैं कि हमें आजादी भीख में मिली और असली आजादी 2014 में। उनके बयान से ज्यादा अपमानजनक था मंच के नीचे बैठे लोगों का ताली बजाना। आजादी भीख में मिलने वाली बात कहकर कंगना आगे बढ़ती हैं, वो सुधार नहीं करती, कहती हैं कि इस बयान के बाद मुझ पर मुकदमे होने वाले हैं। तब न्यूज एंकरा कहती हैं कि अभी तो आप दिल्ली में हैं, वो आपके साथ मुंबई में होता है। कंगना दिल्ली में है, मुंबई में नहीं। दरअसल यही वो बात है जिससे साफ होता है कि कंगना के बयान को निजी तौर पर नहीं देखा जा सकता है। एंकरा ने भी साफ कर दिया कि दिल्ली का समर्थन उन्हें प्राप्त है, वो ऐसा कहती जा सकती है। और जब चारों तरफ आलोचना हुई तब टाइम्स नाउ चैनल ने बयान जारी किया है कि वह कंगना के बयान का समर्थन नहीं करता है, बल्कि इसे अपमान मानता है। दिल्ली में कुछ नहीं होगा, यह बात एंकरा ने हौसला बढ़ाने के लिए भी कही और यह जताने के लिए कि दिल्ली का समर्थन है। अगर आपको इस बात में जरा भी संदेह है तो कुछ पुरानी घटनाओं को देख लीजिए। जिस तरह से सीआरपीएफ का कमांडो कंगना रनौत के लिए दरवाजा खोल रहा है, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि कंगना रनौत को वाकई दिल्ली में कौन अरेस्ट करेगा। कमांडो का काम नहीं होता दरवाजा खोलना, दूसरा कोई होता तो आजादी भीख में मिली है इस बयान पर देश में राजद्रोह और यूएपीए के मामले दर्ज हो चुका होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके मामले में। दिल्ली का ही आशीर्वाद है कि इतनी सुरक्षा मिली है, बल्कि यही बात कन्हैया ने कही होती तो आज बीजेपी चारों तरफ सड़कों पर होती। गनीमत है और अच्छी बात है कि कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए कांग्रेस के नेता ट्वीट कर अपना काम निपटा लेते हैं। आप कंगना और सरकार को अलग नहीं कर सकते। कंगना पहले से ही नफरती बातें करती रही। सुशांत सिंह राजपूत के फर्जी विवाद के समय उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। उनके जरिए इस डिबेट को खड़ा किया गया ताकि भारत की करोड़ों जनता फर्जी बहस को महीनों देखे। आज भी उस समय के बयानों को लेकर कोर्ट में तरह तरह के मामले चल रहे हैं।
एक तरफ सरकार कंगना को पद्म पुरस्कार देगी, कंगना आजादी का अपमान करेंगी, कहेंगी कि भीख में मिली है। दूसरी तरफ उन्हें पुरस्कार देने वाली सरकार आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रही है। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया था कि आजादी के आंदोलन से जुड़े गीतों की प्रतियोगिता हो रही है। उन्हें बताना चाहिए कि क्या उन गीतों में आजादी के भीख मांगे जा रहे थे? क्या हमारे महान कवियों ने इन गीतों की रचना करते वक्त भीख मांगी थी इन गीतों में आजादी की? यह तस्वीर प्रधानमंत्री को याद होगी। चरखा चलाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री को साबरमती आश्रम ले वहां चरखा का महत्व समझा रहे थे। क्या चरखा भीख का प्रतीक है? क्या गांधी जी ने भीख मांगी थी? अगर भीख मांगी थी तो फिर गांधी के प्रति सम्मान का दिखावा क्यों किया जा रहा है? क्या भीख मांगने के जुर्म में गांधी ने ब्रिटिश राज में 6 साल से अधिक समय जेलों में बिताए? जब भी गांधी जयंती आती है या शहीद दिवस आता है, उस दिन ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाता है गोडसे जिंदाबाद। क्या कभी सरकार ने इसके लिए ट्विटर को नोटिस भेजा, बुलाया कि इसे हटाया जाए? क्या कभी त्रिपुरा पुलिस ने इन सबको यूएपीए के तहत नोटिस भेजा? भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान और जीतने के बाद संसद में भी और प्रचार में भी कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त था और देशभक्त रहेगा। गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर चुनाव जीतती हैं, जनता वोट भी देती है। जबकि चुनाव के समय उनके बयान के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था वे कभी माफ नहीं करेंगे। इसके बाद भी वे संसद में आकर बयान देती हैं। दरअसल यही समझना है, आजादी भीख में मिली थी, यह कोई अपने आप में अकेली बात नहीं है, बल्कि गांधी के प्रति नफरत और नकार की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। उसी को कहने का एक अलग तरीका है कि वो जो आजादी हमें मिली थी वो भीख में मिली थी। एक तरफ आजादी के आंदोलन से जुड़े नायकों का औपचारिक सम्मान भी चल रहा है, दूसरी तरफ उनका भी सम्मान किया जा रहा है जो आजादी के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, ताकि उस गुप्त नैरेटिव को अब सामने लाया जा सके जो कई सालों से भीतर भीतर चल रहा था और एक नए चेहरे के जरिए सामने लाया जाए, जिसमें आजादी के आंदोलन को लेकर तरह तरह के विवाद पैदा कर उसके प्रति नफरत पैदा की जाए। आप दोनों चीजें साथ साथ चलते देखेंगे। गांधी की तस्वीर भी लगाई जा रही है और गोडसे जिंदाबाद का नारा भी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सरदार पटेल का सम्मान करें और गांधी के हत्यारे का भी सम्मान करें। ऐसा करना सरदार पटेल का अपमान ही है। जो भी सरदार पटेल की जीवनी का 10 पन्ना पढ़ लेगा वो समझ जाएगा कि आजादी की लड़ाई के इस शानदार सिपाही की जान गांधी में बसती थी। उनके मन में कितनी श्रद्धा थी गांधी के लिए। गांधी की हत्या का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ गया था। अपने इलाज के दौरान कहा करते थे कि मैं बापू के बिना नहीं रह सकता, उनके पास जा रहा हूं। 3000 करोड़ की उनकी मूर्ति बनाकर दावा किया जाता है कि पटेल को इतिहास में सम्मान दिला रहे हैं, लेकिन सम्मान के नाम पर उस इतिहास की शानदार कालीन ही खींच दी जा रही है जिस पर चलकर पटेल जैसे नायक हमें मिले हैं। पटेल की मूर्ति बनाकर गांधी के अपमान या आजादी के आंदोलन के अपमान की छूट नहीं मिल सकती है। क्या सरदार ने आजादी भीख से ली थी? क्या भीख में आजादी मिलने के कारण सरदार पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई गई है? माफी सरदार ने मांगी थी या सावरकर ने? इस तरह के बयान गलती से नहीं निकल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बीजेपी की युवा मोर्चा की एक सदस्य कहती हैं कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। ऐसी फर्जी बातों को यकीन के साथ दोहराया जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे सही मान लेंगे। हर दिन इस तरह का झूठ औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से फैलाया जा रहा है। अगर आपने अपने पर्स में मेरी बात लिखकर रखी है तो निकाल कर पढ़िए कि इस दौर में भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अगर लिख कर नहीं रखा है तो अब लिखकर पर्स में रख लीजिए कि भारत का मीडिया, गोदी मीडिया, आपकी आंखों के सामने भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। भले कंगना नहीं जानती होंगी, आप जानते हैं कि भारत सरकार भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर को आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और उस अमृत को लेकर इतना जहर फैलाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जिस महफिल में कंगना रनौत कहकर चली गई कि असली आजादी 2014 में मिली थी,
क्या पता कंगना जैसे लोग एक दिन सामने आए और कहने लगे कि आजादी का यह अमृत महोत्सव फेक है, झूठा है। अभी तो आजादी के 7 ही साल हुए हैं जो 2014 में मिली थी। असली अमृत महोत्सव 2014 के हिसाब से 2089 में मनाया जाएगा। एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। उस आजादी से इतनी नफरत है तो सम्मान का दिखावा क्यों होना चाहिए, या फिर नफरत करने वाले ही सम्मान के समय क्यों नजर आते हैं? विपक्ष ने पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग की है। एक महिला को जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आजादी भीख में मिली और सही आजादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करे। अच्छी बात है कि कंगना रनौत भी किसी और के संदर्भ में पद्म पुरस्कार वापस लिए जाने की मांग कर चुकी हैं, लेकिन निजी कारणों से, ये उनका ट्वीट है और कहती हैं कि करण जौहर ने, KJO ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमानित किया है और फिल्म उद्योग से छोड़कर चले जाने के लिए कहा है, इसलिए इनसे पद्म पुरस्कार वापस ले लिया जाना चाहिए। एंटाइटलमेंट देखिए, आजादी का नारा पसंद नहीं है, समझ में आता है, लेकिन आजादी ही भीख में मिली थी यह भी समझ में आता है। 2016 में JNU में कन्हैया ने गरीबी और अन्य चीजों से आजादी का नारा लगाया, तभी समझना चाहिए था कि दरअसल चिढ़ नारे से नहीं है, उस आजादी से है जो हर बड़ी लड़ाई में आदर्श और मकसद का प्रतीक बनकर सामने आ जाती है, याद आ जाती है। जब नवंबर 2019 में लाखों लोग नागरिकता कानून के विरोध में आजादी के नारे लगा रहे थे, तब यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था, धरना और प्रदर्शन के नाम पर अगर आप आजादी का नारा लगाते हैं तो यह राजद्रोह माना जाएगा, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री जी अब बता दें कि कंगना रनौत ने आजादी भीख में मिली है, इसे कौन सा द्रोह माना जाएगा जो कहा है। उन्हीं के पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने इसे शर्मनाक और देशद्रोह कहा है। मील का सत्र है, हमारे मेहमान आए हैं, बड़ा अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूँ MD साहब से, फेडरल से MD से। भाई इनाम सरकार की तरफ से मेरे को दिया जाए, हम किसान हैं। MD साहब से इनाम दो। यह तो आज की तस्वीर है। हरियाणा के गोहाना में एक किसान ने सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल के हाथ से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से इतनी असहजता पैदा हो गई मंच पर कि मंच से ही उतरवा दिया गया। बात करने की आजादी होती तो किसान को मंच से नहीं उतारा जाता। किसान ने यह कहते हुए मंत्री के हाथों सम्मानित होने से इनकार कर दिया कि किसान धरनों पर शहीद हो रहे हैं, वह यहां भाजपा के मंत्री से सम्मानित होगा तो शहीद किसानों का अपमान होगा। शहीदों के सम्मान में किसान पुरस्कार ठुकरा रहे हैं और आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार दे रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और उसके बाद कंगना रनौत आजादी को भीख बताती हैं, भीख में मिली बताती हैं। इसे गहराई से समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपको गहराई से जो समझाया गया है उससे टकराव पैदा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है दिमाग में, वैसे भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे वक्त में कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, जॉर्ज ऑरवेल की 1984। इसके 7वें चैप्टर का एक आखिरी प्रसंग आपको रोचक लग सकता है। लेखक लिखते हैं, पार्टी का कहना है कि आपने आंखों से जो देखा है, कानों से जो सुना है, उसे ना माने, नकार दें। यह उनका सबसे अंतिम और अनिवार्य हुक्म था। उसका दिल ही बैठने लगा जब उसे लगा कि कितनी बड़ी ताकत उसके खिलाफ काम कर रही है।
उसे तो पार्टी का कोई भी बुद्धिजीवी डिबेट में आसानी से हरा देगा। वह जब उनके महीन तर्कों को समझ ही नहीं सकेगा तो जवाब क्या देगा। इसके बाद भी वह अपनी जगह पर सही था। गलत वे लोग थे। जो भी सामने से दिख रहा है और सच है उसे बचाना ही होगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसी पर टिके रहना है। आजादी का मतलब बहुत सरल है, 2 और 2 4 होते हैं। अगर इतना भर कहने की आजादी है तो बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। यहां 2 और 2 4 कहने वालों को मंच से उतार दिया जा रहा है और 2 और 2 5 कहने वालों को मंच पर बिठाया जा रहा है। बात पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले बेतहाशा टैक्स और महंगाई की हो रही है, लेकिन उस बहस में कभी सेना तो कभी सुरक्षा तो कभी चीन तो कभी धर्म, ये सब घुसाकर महंगाई का समर्थन किया जा रहा है। कंगना और महंगाई के सपोर्टर की तर्क शैली प्रज्ञा ठाकुर की तर्क शैली में बहुत अंतर नहीं है। अजय सिंह ने बनारस में कुछ लोगों से बात की महंगाई पर। ऐसा है राजेश भैया, महंगाई इतनी जबरदस्त बढ़ गई है, इतनी जबरदस्त ना कि हम अब पूछिए आप गांव की स्थिति, गांव में जाइए, गांव में इतनी गरीबी है और महंगाई इतना ज्यादा है कि लोगों ने सरसों का तेल खाना बंद कर दिया। खाली एक तेल हर भाई मत बोलिए, रोटी सब्जी जो है, दाल रोटी सब्जी लोग खाते हैं, तेल में सब्जी बनेगा ना। गाँव में सब कुछ खाना पीना है, तेल थोड़ा कम कर दिले हुए हैं। गाँव में मुर्गा खाता हूँ तेल में, सरसों के तेल में, हिंदी में मटन खाता हूँ। मैंने देखिए भाई आप काम भी अगर किसी करना पड़ेगा। नहीं बढ़ी हुई ये गलत चीज आप कह रहे हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाँव में शौचालय नहीं देख रहे, सुविधा नहीं देख रहे। मोदी सरकार में सुविधा मिला नहीं आप अरे भाई ये क्यों नहीं बता रहे कि शौचालय मिला है गाँव में? मुफ्त का शौचालय मिल गया, मुफ्त के घर मिल रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। खाने को तो मिलेगा। तो एक चीज ये कहें, किसी भी देश की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को फ्री अनाज में जो ईंधन ही नहीं, वास्तव में ही ईंधन है। कोरोना काल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, आगे पेट्रोल डीजल जैसी चीजें किस पे गया? ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, उसको प्रभावित करती है। अभी तक जो था, अभी जो अगर हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा सरकार ने, जो सरकारें पैसा ले रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हम नहीं कहते कि मोदी सरकार ले रही है, चाहे वो कहीं की स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो पैसा ले रही है पेट्रोल पर, पेट्रोल और डीजल की बात करें, जो सबसे बड़ा महंगाई का कारण ये, और चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से धीरे धीरे चल के सारी चीजों का दाम बढ़ने लगता है। आपको मालूम नहीं चलता कि एल्युमिनियम जो बन रहा है उसको बनाने में भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक बन रहा है उसको भी बनाने में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो रहा है। हमको नहीं दिखाई देता, हमको तो खाली ये दिखाई देता है कि मोटरसाइकिल में तेल जितना भरवा रहा है, कार में जितना तेल भरवा रहा है वो महंगा पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल बात पे क्या कहेंगे जो ये बोल रहे हैं? देखिए ये हमेशा से होता रहा है। कभी अब देखिए आंकड़ों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से चीजों को हाइप किया जाता है। आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेट्रोल 100 के पार, भैया 100 के ही पार क्यों? जब आप हमसे उम्र में बड़े हैं, मुझे याद है कि हमारे पापा की एक बजाज चेतक स्कूटर थी, हम लोग 20 रुपया लीटर पेट्रोल भरवाते थे। शायद आपने 10 रुपया लीटर पेट्रोल भरवाया होगा। जब पेट्रोल 7 रुपया मैंने भरवाया। एक मिनट सर, जब पेट्रोल 10 से पार हुआ, 20 से पार हुआ, 30 से पार हुआ, 40, 50, 60, 70 से पार हुआ, तब इतना हाइप नहीं किया गया। 100 से पार हुआ तो 100 पार, 100 पार, 100 पार, 100 पार, हर मीडिया चैनल। कभी आपने सोचा था कि 100 रुपए पेट्रोल के दाम को लोग सपोर्ट करेंगे? क्या पता यही लोग एक दिन 1947 की आजादी को भी नकारने आ जाएं और कहने लगे कि यहां सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं, इसलिए कंगना ने जो कहा वो सही है। कंगना तो पद्म पुरस्कार मिलने के बाद आजादी को नकार रही हैं, जो आजाद और सार्वभौम भारत का पुरस्कार है। मुझे पता था आपको भीख वाली बात बुरी नहीं लगेगी। जब आप महंगाई का सपोर्ट कर सकते हैं तो इसका भी करेंगे। मैंने इस पर कार्यक्रम इसलिए किया ताकि उन लोगों से मुलाकात हो सके, मुखातिब हो सकूं जो कंगना रनौत के साथ खड़े हैं। कंगना के साथ खड़े रहने वालों को खड़े रहने दीजिए। आप जो इस वक्त कुछ लोग बैठकर प्राइम टाइम देख रहे हैं, अब भी वक्त है, खड़े हो जाइए, ब्रेक ले लीजिए। क्या ऐसा
ऐसा हो सकता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही हो, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हो, पुलिस की तरफ से जो गोली चले वो 7 के 7 बदमाशों के घुटने के नीचे लगे और पुलिस को एक भी गोली ना लगे। क्या मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का निशाना इतना सटीक हो सकता है? गाजियाबाद के लोनी इलाके में कथित 7 गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और 7 के घुटने के नीचे पुलिस की गोली लगती है। रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में घायल ये लोनी के कथित गौ तस्कर हैं। इन 7 के पैरों में एक ही जगह गोलियां लगी हैं। पुलिस का दावा है कि गुरुवार को एक बड़ी मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एसएचओ की जीप के शीशे भी छलनी हुए हैं। मुठभेड़ के बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने लोनी थाने के एसएचओ राजेंद्र त्यागी का कुछ यूं सम्मान किया और थाने में नारेबाजी का शोर शराबा भी। लेकिन हम आपको पुलिस की कही बातों से अलग कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक बार फिर लोनी। ये लोनी का गोदाम सलीम पहलवान के नाम पर है। इसी गोदाम में गुरुवार को खूनी मुठभेड़ पुलिस और तस्करों के बीच हुई थी। हमने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की। आप तो यहाँ रोजाना आते जाते थे, इस गोदाम में कभी कोई ट्रक व्रक आया या कभी कोई जानवर वानवर लेकर आए गए? हमारे सामने कभी कोई नहीं? नहीं, कभी नहीं। जस्ट बगल में ये गाड़ी वालों की दुकान है और उसके बगल में ये गोदाम है जहाँ पर कल सुबह छापा पड़ा था। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता था इस गोदाम में? कबाड़े कबाड़े का काम होता था। पुलिस तो कह रही कि गोकशी यहाँ पर होती थी, जानवर वानवर लाए जाते। कभी आपने देखा जानवर वानवर? दरअसल ये गोदाम सलीम पहलवान ने साल भर पहले किराए पर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद सलीम पहलवान के बेटे आदिल ने पुलिस को सूचना दी कि जिन लोगों को उसने किराए पर दिया है वो कथित तौर पर गोकशी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। हम अब सलीम पहलवान के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ ना तो हमें सलीम और ना ही उनके बेटे आदिल मिले। आदिल के बड़े भाई हमें मिले। उन्होंने कहा कि ये सूचना आदिल ने ही पुलिस को दी थी। वो जो डॉक्टरों की जो किट बनती है वो बनाया करते थे। अच्छा। 1-2 दफे जाके देखा भी हमने, तो वो किट बना रहे थे। फिर हमें विश्वास हो गया वो जैसे किट बना रहे हैं, और ऐसा हमें कुछ नहीं मालूम था। तो ये गोकशी वाली बात कैसे पता चली है? किसी ने ये बताया? इस बारे में मैं नहीं कह सकता। उधर सलीम पहलवान के इस गोदाम में कथित अवैध काम चलने की सूचना लोनी में बजरंग दल के जिला संयोजक हरवीर सिंह ने भी की थी। हालांकि अब हरवीर सिंह नाराज हैं। उनका दावा है कि पुलिस सलीम के बेटे आदिल को बचा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर रहा है या पुलिस उसका बचाव रख रही है। अच्छा, आप लोगों के संगठन के तमाम सारे लोगों ने जो दरोगा जी हैं उनका स्वागत भी किया, कल वहाँ उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, लोनी के अंदर गोकशी घटनाएं आम तौर पर चलती रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कभी इस प्रकरण में इतनी बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई। इससे पूरे जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके अंदर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत उनको खुशी ऐसा महसूस हुई कि पहली बार ऐसा हुआ, और हमें लगता है कि ऐसा होने से ही लोनी के अंदर गौ हत्याएं बंद होंगी। गौ तस्करी के मामले की जानकारी गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर तो दी, लेकिन आज जब हमने आधिकारिक तौर पर ऑन कैमरे पर उनका बयान लेना चाहा तो पहले सीओ ने, उसके बाद में गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण ने इस मामले पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर अब इस मामले पर गाजियाबाद पुलिस चुप्पी क्यों साध रही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 7 आरोपियों में से 6 गाजियाबाद के और 1 दिल्ली का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के 4 साल बाद अब तक पुलिस ने करीब 7,500 इस तरह के इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 132 अपराधियों के मारने का दावा किया गया है। लेकिन सैकड़ों इनकाउंटर में पैरों पर गोली लगने की एक जैसी थ्योरी बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। गाजियाबाद से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।